Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. और मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। अपने पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं मैं सब आपको डिलीवर कर चुका हूं। आप उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिएगा। एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम उस चैप्टर को एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे। उसका मतलब ये होता है कि आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस आप वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर कुछ कुछ क्वेश्चन आप उस चैप्टर के करते रहिए, तो आपको वो अच्छी तरीके से याद रहेगा। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार तथा लवण, इसको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। क्लास 7th में ये सेम चैप्टर आपने पढ़ा होगा और वहां पर क्या क्या चीजें आपने पढ़ी होंगी वो भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जिस बच्चे को याद है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो जो चीजें मैं बताऊंगा आपको पहले से वो पता होंगी। जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि एसिड और बेस हमारे नेचुरल यानी प्रकृति में कहाँ कहाँ विद्यमान होते हैं, हमारे खाने वाले सामग्री में कहाँ कहाँ विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो मतलब हम एसिड को खाते भी हैं और किन किन खाद्य पदार्थों में किस किस रूप में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने ये देखा था कि कैसे पता लगाएं कि कोई पदार्थ एसिड है या कोई पदार्थ बेस है, यानी कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है, तो इसका हम कैसे पता लगाएं। इसके लिए हम लोग सूचक का प्रयोग करते थे। तो सूचक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से पता करते हैं, उन सभी चीजों को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो जो चीजें आपने क्लास 7th में पढ़ी उनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक लिस्ट है एंड सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम आप लोगों के सामने इंक्लूड कर देता हूं। चैप्टर का नाम है क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, यानी कि अम्ल, अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो इसका फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में हम लोग कौन सी क्लास में जा रहे हैं, क्लास 7th में। ये टेबल देखिए स्टूडेंट्स, इस टेबल को मैं थोड़ा जूम इन करता हूं और जूम इन करने के बाद आप इसमें जो लिखा हुआ है शायद वो पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं रिपीट भी कर रहा हूं मुझसे। ठीक है, अगर क्वालिटी खराब होगी पिक्चर की तो कोई बात नहीं, मैं रिपीट भी कर रहा हूं साथ में। यह है एसिटिक एसिड, ये अम्ल है, यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं ये अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। और इन अम्लों में सबसे पहला जो अम्ल है वो है एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है विनेगर में पाया जाता है। विनेगर यानी सिरका, विनेगर मतलब सिरका। तो सिरका आपने देखा होगा घरों में हमारे, सिरके में हम लोग प्याज डुबा कर रखते हैं, सलाद डुबा कर रखते हैं। इसके अलावा सिरका जो है, जो हम फास्ट फूड बनाते हैं उसमें सिरका होता है ना, तो सिरके को हम खाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन आंट्स स्टिंग, यानी चींटी के डंक में, चींटी के डंक में। तो चींटी जो डंक मारती है उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट इज सिट्रिक एसिड, नेक्स्ट इज सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किन पदार्थों में होता है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे खट्टे फल, खट्टे फल जैसे ऑरेंजेस, लेमन एटसेट्रा। संतरा हो गया, नींबू हो गया आदि। इनमें कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, इनमें सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल,
लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है दही में उपस्थित होता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो है स्पाइनिक, स्पाइनिक मतलब पालक कहते हैं आई थिंक इसे, पालक और टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल और विटामिन सी, विटामिन सी मतलब विटामिन सी प्रेजेंट होता है इस अम्ल में, जो कि खट्टे पदार्थ, खट्टे फल जो होते हैं, जैसे आंवला हो गया, और जो खट्टे फल होते हैं, आपको पता है जब खट्टी चीजें खाने को आपको बोला जाता है, जब विटामिन सी की कमी होती है तो खट्टी चीजें खाने को बोला जाता है, संतरे हो गए, आंवला हो गया, है ना। तो उनमें कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है? उनमें एस्कॉर्बिक अम्ल प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट वन इज टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में, ग्रेप्स यानी अंगूर में, एंड अनराइप मैंगोज, अनराइप मैंगोज मतलब जो कच्चे आम होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कहां कहां प्रेजेंट होगा? अंगूर में, दिस इज टार्टरिक एसिड टी। अंगूर, नेक्स्ट वन इज कच्चे आम, एंड टमरिन मतलब इमली। ठीक है, तो देखिए आप, ये जो इधर मैंने जितने भी पदार्थ लिखे हैं ये सारे हम खाते हैं, और इन सब के अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। यानी कि जो एसिड है, दीज ऑकर इन नेचर, यानी ये प्रकृति में विद्यमान होते हैं। खाना हमको कहां से मिलता है? खाना हमको प्रकृति देती है, और प्रकृति में ही अम्ल भी विद्यमान होते हैं। ये हमने देख लिया, जो हमारी खाने पीने की चीजें हैं उनके अंदर अम्ल उपस्थित होते हैं। अब इसके नीचे टेबल में आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं और इसके बाद नीचे वाले टेबल में आते हैं। अब हम देखेंगे कुछ क्षारक जो कि हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड पॉइंट, आप अगर इन चीजों को लिख रहे हैं तो गुड, अदरवाइज मैंने बताया ये जो भी चीज मैं बता रहा हूं दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर यू, ये क्लास 7th में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेम ऑफ द बेस, नेम ऑफ द बेस मतलब क्षारक। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हिंदी में नाम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। लाइम वाटर, चूने का पानी, लाइम मतलब चूना, तो चूने का जो पानी है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, यानी खिड़की साफ करने वाला जो पदार्थ होता है, उसमें हमारा जो खिड़की के जो कांच होते हैं, आई थिंक उनको साफ करने के लिए जो पदार्थ होता है उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है? एक बेस है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें प्रेजेंट होता है? सोप के अंदर, साबुन के अंदर। जिस साबुन से आप कपड़े धोते हो, तो सीधे सीधे एक बात ध्यान रख लो, साबुन क्या है? साबुन का नेचर कैसा है? बेसिक। ठीक है, क्षारीय प्रकृति है साबुन की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको याद कर लीजिए, लर्न इट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पदार्थ का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर सूत्र पूछ लिया जाएगा, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, थोड़ा आपका लेवल बढ़ चुका है, तो अगर सूत्र पूछा जाएगा तो MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, और ये चूना पानी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इस चीज के ऊपर आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं बच्चों जो हमने फर्स्ट अपनी 7th क्लास में पढ़ी है।
अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं वो ये है, कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। कैसे पता लगाएं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। तो यहाँ पर आपको एक पौधा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एक प्लांट दिख रहा होगा। ये जो प्लांट है, इस प्लांट को हम बोलते हैं लाइकेन प्लांट। और इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे हम लोग लिटमस बनाते हैं। लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर दो रंग का होता है, लाल रंग का, नीले रंग का। तो लाल रंग के लिटमस को हम लाल लिटमस बोलते हैं और नीले रंग के लिटमस को हम नीले रंग का बोलते हैं। सिमिलरली ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ठीक हो गया। अब ये जो लिटमस है ये हमको बताएगा कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। कैसे बताएगा, उसमें डुबोने पर ये अपना रंग परिवर्तित करेगा। ठीक है, तो नीला है तो लाल हो जाएगा, लाल है तो नीला हो जाएगा। अगर रंग अपरिवर्तित रहा तो भी हमको कुछ पता लगेगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये फिलहाल हम पिछली क्लासेस का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो लिटमस किससे बनाया जाता है, लाइकेन नाम के प्लांट से, लाइकेन नाम के पौधे से। और लाइकेन नाम का पौधा जिससे हम लिटमस बनाते हैं दो प्रकार का होता है, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक सब्सटेंस है जो आपको फूल सा दिख रहा है, ये दिस इज कॉल्ड चाइना रोज। चाइना रोज ये भी क्या है, ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है। इंडिकेटर यानी सूचक। तो हम लोग जो ये बातें कर रहे हैं, जो लिटमस है, जो चाइना रोज है, ये क्या है, सूचक है, इंडिकेटर। अभी आप सिर्फ देखते जाइए, लिखने के लिए मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज आप लिखना चाहें तो इट इज अप टू यू। तो दिस इज चाइना रोज एंड इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या काम करते हैं, इंडिकेटर हमको सूचना देते हैं कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस है। तो दो इंडिकेटर मैं आपको अब तक बता चुका हूं, नंबर 1 लिटमस और नंबर 2 चाइना रोज। ठीक है, इसके अलावा और इंडिकेटर की बात करें तो और इंडिकेटर हमारे पास होते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो इन सबको मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, आने वाले क्लासेस में जिस जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड एक लास्ट ये चीज मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, वो है ये क्या है, यहां पर हमने देखा था इस अभिक्रिया का एक नाम था न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की एक अभिक्रिया थी। अभी तक हम सिर्फ एसिड और बेस को पढ़ रहे थे, अम्ल और क्षारक को पढ़ रहे थे। जब ये अभिक्रिया हो जाती है तो एक नया पदार्थ हमारे सामने आता है जिसको हम सॉल्ट या फिर लवण कहते हैं। तो लवण कब बनेगा, लवण बनेगा जब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे, और उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक जो है अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, तब हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीजें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके थे डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आपके पास जो नया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो हमने बहुत सारी चीजें पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, जैसे कि सपोज मैं आपको याद दिलाता हूं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं और आपको अगर आंसर पता है तो ठीक है। अगर हमको न्यूट्रलाइजेशन का जो डेली लाइफ में यूज था, अगर हमको अपच हो जाए, अपच मतलब इनडाइजेशन, जो हमने खाना खाया वो हमको पचा नहीं, तो क्या करना चाहिए। नंबर 2, अगर चींटी का डंक लग जाए, चींटी का डंक, चींटी काटती है तो क्या होता है, दर्द होता है, आपको खुजली होती है। जब आंट्स बाइट हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, जब हमको चींटी डंक मार ले तब क्या करना चाहिए। अगर मिट्टी जिसमें हम लोग फसल बोते हैं, खाने सब्जी वगैरह बोते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करा जाए, सॉइल ट्रीटमेंट। इसमें आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, कई जगह मिट्टी जो है वो एसिडिक होती है, चलिए उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक जो जो पढ़ा है मैं वो आपको याद दिला रहा हूं।
और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है, फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उसमें जो वेस्टेज होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, यानी हानिकारक होता है। तो अगर उस वेस्ट को हम नदी में डाल देंगे तो मछलियां मर जाएंगी, मिट्टी में डाल देंगे तो उसमें फसल नहीं हो पाएगी, है ना, हवा में छोड़ देंगे तो हवा प्रदूषित हो जाएगी। तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आपने क्लास 7th में अब तक पढ़ी थी। और कौन से चैप्टर के अंतर्गत पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 और 5 था आई थिंक, जिसका नाम था अम्ल क्षारक तथा लवण। हम इस क्लास में ठीक वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। तो जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। अगर आपको नहीं है पता है, ये चीज आप भूल चुके हैं और आपने उस समय शायद आपको नहीं पढ़ पाए आप इसे, तो अब दोबारा मौका आपके पास है, सारी चीजें आप दोबारा से पढ़ने वाले हैं। तो मैं सारी चीजें आपको 1 by 1 अगेन एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो आपके पास क्लास 7th में था या फिर जो आपके पास आपकी क्लास में है। सबसे पहले हम क्या चीज पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है सूचक, वह है सूचक यानी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स कौन से पदार्थ होते हैं, अभी बताया था मैंने, लिटमस बताया था आपको, मेथिल ऑरेंज बताया था, फिनोफ्थलीन बताया था, है ना, और चाइना रोज बताया था। ये क्या काम करते हैं, ये हमको सूचना देने का काम करते हैं। कौन सी सूचना, कि जो पदार्थ है वो अम्ल है या फिर क्षार है। तो पदार्थ लिख लीजिए, अब आप मेरे साथ लिख सकते हैं, पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पदार्थ की प्रकृति कैसी, कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, ये पता लगाने के लिए हम जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे सूचक कहते हैं, उसे सूचक कहते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या हो गए, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हो गए जिनसे हम पता लगाएंगे कि हमारे पास जो सब्सटेंस दिया हुआ है, यानी जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, कुछ भी चीज जो हमारे पास पदार्थ रखा हुआ है, उसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग सूचकों का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 हो गए प्राकृतिक सूचक एंड नंबर 2 हो गए संश्लेषित। प्राकृतिक मतलब नेचुरल एंड संश्लेषित मतलब मैनमेड या सिंथेटिक। तो जो नेचुरल सूचक हो गए बच्चों, जो नेचुरल सूचक हो गए हमारे पास, वो लिटमस है, जिसको हम किससे बनाते हैं, जिसको हम बनाते हैं लाइकेन नाम के पौधे से। ठीक है, कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, और लाइकेन जो पौधा है, ये आपका वैसे बायो में क्वेश्चन आएगा लाइकेन, तो बायो वाला भी मैं बता देता हूं। थैलोफाइटा समूह, आप थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा जब पढ़ेंगे, आप उसमें समूह पढ़ेंगे पादपों के, तो थैलोफाइटा समूह से ये बिलोंग करता है लाइकेन नाम का पौधा, उससे हम लोग लिटमस को बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना अभी। ठीक है, बायो में आप इसे पढ़ेंगे जब बायोलॉजी के चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। तो लिटमस जो हो गया लाइकेन नाम के पौधे से हमने बनाया, ये प्राकृतिक हमारे पास सूचक हो गया। इसके अलावा हल्दी, जो आपके घरों में हल्दी होती है, ये भी एक सूचक है। कभी आपने देखा कि आपके जो हल्दी के दाग लगे हुए कपड़े होते हैं,
जब उसको धोया जाता है साबुन से तो उनका रंग बदल जाता है, लाल रंग के हो जाते हैं वो। कैसे हो जाते हैं? लाल रंग के। क्यों? क्योंकि ये जो हल्दी है ये एक सूचक है। और साबुन क्या है? साबुन मैंने अभी बताया था, ये क्या है? क्षारक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय। तो जब आप साबुन से हल्दी के दाग को धोएंगे तो हल्दी क्या सूचक है? हल्दी का काम बताना है कि आपने जो पदार्थ मेरे ऊपर लगाया है वो अम्ल है या क्षार है। तो आपने हल्दी के ऊपर क्या लगा दिया? साबुन, जो कि है क्षारक। तो इसीलिए वो अपना रंग बदल देता है और उसका रंग बदल करके कैसा हो जाता है? लाल रंग का। ठीक है, ब्राउन रेड इसको बोल सकते हैं, लाल भूरा। ठीक हो गया। और जब आप इसको पानी से धोएंगे अपने कपड़े को तो वापस से कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो ये सब खेल है किसका? ये सब खेल है सूचक का। तो हल्दी यहाँ पर सूचक है हमारा, और इस सूचक की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि जो दिया गया पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है। और भी प्राकृतिक पदार्थों की बात, जैसे मैंने अभी यहाँ पे चाइना रोज दिखाया था आपको, है ना, और हल्दी हो गया, पेटूनिया हो गया। लिख लेता हूं मैं यहाँ पर एक दो पदार्थ, आप भी लिख लीजिए, लाल पत्ता गोभी आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं जिनको जो प्रकृति में विद्यमान है और जिनकी सहायता से हम लोग पता लगा सकते हैं दिया गया पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक, इसको हटा देते हैं। ये आपके नॉलेज बेस्ड फैक्ट था, ये भी आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। अब जो संश्लेषित सूचक हैं, यानी जो सिंथेटिक हैं, जिनको हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे मेथिल ऑरेंज, कॉमा फिनोक्सिलिन आदि। तो क्लास 7th में आपने मेथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे। ठीक है, और ये हो गए हमारे सूचक के प्रकार। ठीक है, जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़े थे। अब एक नए प्रकार का सूचक मैं आपको बताता हूं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जो पार्ट समझना है वो है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों से हम लोग शुरुआत करते हैं और उसके बाद वन बाय वन जो इसकी अभिक्रियाएं हैं उनको समझते हुए चलते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, किस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के जैसे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यह देखना है कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता कितनी होती है, यानी कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा अम्ल बहुत ज्यादा प्रबल है और कौन सा अम्ल बहुत ज्यादा दुर्बल। इसी प्रकार कौन सा क्षारक बहुत ज्यादा प्रबल है और कौन सा क्षारक बहुत ज्यादा दुर्बल। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कि लवण वाले पार्ट को, यानी सॉल्ट जो है मैंने आपको बताया था, वो हम बाद में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लवण कैसे बनता है, जब अम्ल और क्षारक को आप पढ़ लेंगे तो अम्ल और क्षार को आप मिलाते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाने के बाद लवण बनता है। इस अभिक्रिया का एक नाम है, इसको हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के ऊपर, पहले पार्ट के ऊपर, जिसमें हम लोग समझेंगे अम्ल तथा क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। और इसमें हम लोग अभिक्रियाएं देखने वाले हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं। तो ध्यान अपना स्टार्टिंग से बनाकर रखिएगा। अगर कोई भी चीज आपने स्किप कर दी तो आगे वाली चीजों में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो मैं पॉइंट दर पॉइंट समझा रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट डालिए अपनी कॉपी में इस चैप्टर का, अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अब आप रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें पढ़ेंगे। अब तक आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं उससे आगे की बात है। अब तक आपने क्या पढ़ी? अम्ल जो है वो स्वाद में
खट्टे होते हैं, और बेस जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अब तक आपने पढ़ी हैं टेस्ट के बेसिस पर। लेकिन आप हर प्रकार के अम्ल और स्वाद को टेस्ट नहीं कर सकते हो। जो खाने वाली चीज है उनको तो आप खा सकते हो, टेस्ट करके बता सकते हो, लेकिन कुछ अम्ल और कुछ क्षार ऐसे हैं जिनको आपने टेस्ट करा तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। अब बिना टेस्ट करे मैं कैसे बताऊंगा कि ये अम्ल है या क्षार है? तो उसके लिए हमारे पास सूचक हैं। हमारे पास क्या है? इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर डुबा करके, इंडिकेटर टच करा करके आप बता सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने जो पढ़ा वो आपके प्राकृतिक जो भी पदार्थ है उनमें उपस्थित अम्ल पढ़े आपने, मतलब उनको आप खा सकते हैं। तो जो चीज आप खा सकते हैं उसको टेस्ट करके बता सकते हैं वो खट्टा है या कड़वा है, वो अम्ल है या क्षार है। लेकिन बहुत सारे पदार्थ आपके लेबोरेटरी में ऐसे होंगे जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा इस बात को, वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए आपको इंडिकेटर पढ़ाए जा रहे हैं कि इंडिकेटर की सहायता से आप पता लगाएं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है अथवा क्षार है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें जरूर। ऐसा नहीं कि आप लोग टेस्ट करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। आप ये काम अब नहीं करेंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर के जो ये है ना हेडिंग लिखी है, इसका आप फर्स्ट पार्ट डालिए। फर्स्ट पार्ट में हेडिंग लिखिए गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, गंधीय सूचक क्या होते हैं, ये शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स, ये भी क्या है, एक इंडिकेटर्स है, ये भी एक सूचक है। लेकिन इसमें हमको पता कैसे लगेगा, इसमें हमको सूचना कैसे मिलेगी? गंध के द्वारा। जिनकी सूचना हमको किसके द्वारा मिलेगी? गंध के द्वारा। यानी कि हम गंध से पता लगाएंगे कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो दिस इज टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। अभी तक आप टेस्ट करके पता लगा रहे थे, यानी स्वाद से पता लगा रहे थे, जीभ से पता लगा रहे थे। तो अब आपको गंध यानी आपके नाक का इस्तेमाल करके पता लगाना है कि जो दिया गया सूचक है, दिया गया पदार्थ है, वो अम्लीय है, क्षारीय है। तो बच्चों, रंग में परिवर्तन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, रंग में परिवर्तन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट में परिवर्तन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं किसके द्वारा? गंध के द्वारा। तो जो गंधीय सूचक है, पहले मैं उनके नाम लिख लेता हूं, वेनिला, प्याज, वेनिला, प्याज, ठीक है। तो ये सभी क्या है? आदि, ये गंधीय सूचक हैं। इनको हम लोग गंधीय सूचक की तरह प्रयोग कर सकते हैं। और गंधीय सूचक मैंने बताया आपको कैसे पता लगेगा, क्या काम करेगा? गंधीय सूचक हमें गंध के थ्रू बताने का काम करेगा कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ओके, और गंधीय सूचक के नाम अगर मैं लिखूं तो उसमें आप लिख सकते हैं अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट आर टू एग्जाम्पल। इसमें आप इंग्लिश में लिख लीजिए अनियन एंड वनीला एटसेट्रा, ठीक है। चलिए, अब गंधीय सूचक हमने पता लगा लिए कि वो सूचक जिनमें हम गंध के द्वारा पता लगाते हैं। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसमें कुछ पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ कॉमा जिनकी गंध
अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में, अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। कॉमा गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स जिनसे हम, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनके गंध हम अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो अलग आएगी और क्षारीय माध्यम में रखेंगे तो अलग आएगी। उस स्मेल से हम पता लगाएंगे कि दिया जो माध्यम है वो अम्लीय है, क्षारीय है। इन सूचकों को हम गंधीय सूचक कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अभिक्रियाएं अब यहां से शुरुआत हो रही है। नंबर 2, अम्ल तथा क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो एक सिंपल सी अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को पहले आप शब्द में याद कर लीजिए। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ करी जाती है तो जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं लवण, यानी सॉल्ट, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का भी निष्कासन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और किस किस टाइप से पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसको हाईलाइट कर दीजिए और इसको लिख लीजिए आप। अम्ल और धातु की अभिक्रिया तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, चलिए। और क्षारक की जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करी जाती है तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ धातुओं के साथ ही क्षार जो है वो लवण और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। इसीलिए उस अभिक्रिया को हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, अम्लों की सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, क्षार की अभिक्रिया में भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन वो अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ नहीं होगी। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अब आगे आने वाली क्लासेस में आपको क्लास में कंटिन्यू रहना है। कंटिन्यू रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो चीजें आपके पढ़ाई जा रही हैं वो आपके लेबोरेटरी में आपको किस प्रकार से दिखने वाली हैं वो भी चीजें बताई जाएंगी। आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट अगर कोशिश हो सके तो करके भी दिखाया जाएगा। एक्सपेरिमेंट जैसे हम लोग चेक करेंगे आगे की क्लासेस में कि किस प्रकार से, मैंने आपको बताया था किस प्रकार से पता लगाएं कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता का, कि अम्ल और क्षारक में से अधिक प्रबल कौन सा है ना। तो उसके लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। अब पीएच स्केल कैसा दिखता है, पीएच स्केल ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है, इस प्रकार का दिखता है पीएच स्केल। इसको आप जो है आप अपनी लेबोरेटरी में जब देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे। इस प्रकार के उसके अंदर कागज होते हैं, इस प्रकार की लीव्स होती हैं। तो इन सारी चीजों को, सारे जो भी हम यहाँ पर सब्सटेंस देख रहे हैं, सारे जो भी पदार्थ हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनको हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में देखने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है क्लास में कंटिन्यू रहिएगा। जो भी हम यहाँ पर सूचक का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर लिटमस पत्र देखेंगे, उनको मैं क्लास में ला करके दिखाऊंगा और कुछ छोटी छोटी अभिक्रिया, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में भी क्लास में आकर करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्लास में रेगुलर रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो जो बातें आपको बताई गई वो आपको पसंद आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से
जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।